शुरुआत विजय जी मैं आपसे करता हूं। दरअसल अखिलेश यादव ने क्या देर नहीं कर दी सीट मांगने में। जब चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया कि हम लड़ रहे हैं दुष्यंत चौटाला के साथ, मायावती जी ने आईएनएलडी के साथ गठबंधन कर लिया, बीजेपी अकेले ही लड़ती थी, कांग्रेस वहां लड़ी रही है, तो अखिलेश को लगा कि अब की शायद यूपी वाले हरियाणा पे भी कुछ पा सकते हैं, तो बोले वहीं चल देते कांग्रेस से सीट मांगने। अगर आपकी स्ट्रेटेजी थी तो पहले बात करते। नहीं देखिए पुष्कर जी, जी अखिलेश ने बहुत शुरू में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो राज्यों में अपनी ताकत का विस्तार करेंगे और बाकायदे इस पे बयान भी आ गए थे और इन्होंने पहल भी की है और इन लोगों की इंटरनल बातचीत भी हुई थी। लेकिन आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जो राजनीति का इतिहास है, समकालीन इतिहास है, इसमें आप देखिए आजादी के बाद समाजवादी कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहे और कांग्रेस वर्सेस समाजवादी संघर्ष बहुत लंबे समय तक रहा है। 67 में समाजवादियों ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए गैर कांग्रेसवाद के नाम पे जनसंघ के साथ तालमेल भी किया। तो देखा बिल्कुल। जाए तो जो आजादी के पहले समाजवादी कांग्रेस के साथ थे, 1942 के आंदोलन से ही एक तरीके से उनमें खटपट शुरू हो गई थी और वो अलग रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। बाद में आजादी के बाद चीजें बहुत बदल गई। समाजवादियों का बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप मशीन न लाइए, साइकिल भी मत लाइए, बस पैदल ही चलिए और खेतों में लेबर ही काम करें, सड़कें भी लेबर से बने। एक अलग किस्म की सोच ही थी, जो जिसका दबाव बहुत ज्यादा था कांग्रेस पर। 1955 में कांग्रेस ने जब अपना अधिवेशन किया तो उन्होंने समाजवाद के प्रति अपना संकल्प जाहिर किया। फिर आप देखिए जब प्रियम्बल में संशोधन होता 1976 में, वहां भी समाजवाद शब्द घुसेड़ती है कांग्रेस। तो ये टकराव का नतीजा था और ये जबरदस्त टकराव की वजह से ही जनसंघ की मदद से समाजवादियों ने कांग्रेस को कमजोर किया गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर। और पिछड़ों को लेकर भी जो बात आज कांग्रेस कर रही है, असल में वो नारा तो समाजवादियों का है। वो चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों या दूसरे तमाम समाजवादी रहे हैं, पिछड़े बिल्कुल। संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पाए 100 में 60। तो एक स्वाभाविक टकराव कांग्रेस में और समाजवादी राजनीति के चिंतकों में रही है और उस टकराव आज भी खत्म नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में साथ में चुनाव लड़ लेने से, जीत जाने से वो आंतरिक जो टकराव की एक बारीक रेखा है वो मिटी नहीं है, वो बरकरार है। कांग्रेस को पता है कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो हमारी ही जमीन जाएगी। और और जब सपा भी ये बात जानती है अच्छे से कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी, जहां जहां कांग्रेस कमजोर है, अगर वो मजबूत होगी तो नुकसान हमारा होगा। आखिर आप देखिए, क्या लालू प्रसाद यादव कभी बिहार में कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं? नहीं, वो सिर्फ बिल्कुल। कांग्रेस को अपने ऊपर निर्भर रहते हुए देखना चाहते हैं। मुझे याद है 2004 में, 4 के पहले उनको 4 लोकसभा सीटें देते थे। 2004 में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो 5 सीटें ले ली लालू, नहीं 5 देते थे और 4 में 4 सीटें कर दी, 1 सीट घटा दी थी उनकी। तो कांग्रेस को पनपने नहीं देना समाजवादी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जब मजबूरी हो जाए, भाजपा बहुत मजबूत हो जाए तो गैर भाजपा के नाम पे फिर वो एक एक साथ भी खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा तो स्वाभाविक गठबंधन है, बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन वो स्वाभाविक गठबंधन है ही नहीं। आप देखिए मुलायम सिंह के खिलाफ, इवन अखिलेश के खिलाफ जितने मुकदमे हुए, सब कांग्रेस के जमाने में हुए। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और सपा ने जब कांग्रेस की मदद की 2008 में, जब उनकी सरकार संकट में थी, तो उससे सपा को क्या मिला? सपा का तो नुकसान ही हुआ। उत्तर प्रदेश में सीटें घट गई थी इनकी। कांग्रेस मजबूत होती नजर आई। 12 में ये तो कहिए कि फिर से सपा बहुमत से सत्ता में आ गई। अन्यथा तो कांग्रेस ये देख रही थी कि अब तो उत्तर प्रदेश में सबका सफाया, न सपा न बसपा, सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होगी। तो एक एक ये सहमति अपनी जगह है, लेकिन जो टकराव है वैचारिक राजनीतिक जमीन का। अगर आपकी बात करें तो विचारधारा लेवल पे ये दोनों साथ हो ही नहीं सकते, नेचुरल एलाई नहीं बन सकते। नहीं, इसमें एक नया बात हुई है पुष्कर भाई। उसमें नई बात यह है कि अब कांग्रेस समाजवाद से उठकर कम्युनिज्म की तरफ चली गई। यानी वो अल्ट्रा समाजवादी हो गई है या अल्ट्रा कम्युनिज्म दिखाई देता। आप पूरा नैरेटिव देख लीजिए। वो खा जाना चाहती है, लेफ्ट को खाई गई। बिल्कुल। बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस की सारी पॉलिसी लेफ्ट की है।
और अब समाजवादी पार्टी भी साथ में जरूर है, 33 सीटें 37 सीटें सपा की आ गई, लेकिन कांग्रेस की जो कोशिश होगी, वो कोशिश यही होगी कि उत्तर प्रदेश में 2027 में हम 100 सीट पाएं, 300 सीट पा जाएं, ये कांग्रेस की कोशिश होगी। कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी, भले ही वो आपस में मिलें, क्योंकि अगर बीजेपी मजबूत दिखेगी तो एक साथ खड़े होंगे, क्योंकि फिर वो जीवन रक्षा का सवाल है, अपनी पार्टी के को बचाने का सवाल है। ये आप आखिर बिल्कुल दो, दो तीन बिल्कुल पुरानी बात आपने याद दिलाई। मुझे वीपी सिंह का याद था, जब 96 में देवगौड़ा की सरकार बनने में प्रधानमंत्री कौन हो, किसका किस राज्य से है, तो उन्होंने कहा था, एक लेख लिखा था, मुझे आज याद आ गया। बोले पहले हम गैर कांग्रेसवाद के 80 के दशक के बाद से गैर कांग्रेसवाद बहुत कसके पनपा, और वही अब धीमे धीमे आगे गैर भाजपावाद, क्योंकि उस समय 92 वाली घटना हो चुकी थी, अयोध्या वाली, तो वो ये सिंड्रोम फिर विकास के लिए बड़ा गड़बड़ हो जाती है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि मशीनीकरण को रोका समाजवादियों ने, नेहरू जी ने थोड़ा इंडस्ट्री बढ़ाई थी, लेकिन वो जो इंडस्ट्री बढ़ाई तो मजबूरी थी, वो इतना भी ना करते तो क्या करते। अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोशिश की थी, उतना ठोस और उतना व्यापक मैं आजाद भारत के पहले 2 दशक में तो बिल्कुल नहीं देखता हूं। एक अजीब किस्म का माहौल था, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, ये लोग चाहते थे कि हम कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी यूज न करें। आप देखिए भारत में नई टेक्नोलॉजी आने का रास्ता एशियाड के बाद 82 में जब एशियाड हुआ, उसके बाद कलर टीवी आया। 69 में दुनिया देख रही थी कलर टीवी, हम कितना पीछे थे। में आया, सही कह रहे हैं। 82 में एशियाड जब शुरू हुआ तब हाँ, आया, और हाँ। 69 से कलर टेलीविजन दुनिया देख रही थी। हम दुनिया गाड़ी और बाइक और दूसरी टेक्नोलॉजी का कितना यूज कर रही थी। हम 100 सीसी की बाइक 1985, 86, 87 में लेके आते हैं। हम थके हुए देश थे, बदहाल देश थे, ना हमें एजुकेशन से ठीक से ग्रोथ दी गई। पहली जो एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी ले आए 86 में, फिर उन्होंने कहा भाई टेलीफोन भी होना चाहिए। आप सोचिए, जो व्यक्ति 21वीं सदी का सपना देखता था, उसने पहली बार टेलीफोन, कंप्यूटर इसकी बात शुरू की। नहीं, ये सब गुनाह था, मतलब टैबू माना जाता था भारतीय नहीं, राजनीति तब में। तो फिर ये भाजपा भी तो बहुत ज्यादा स्वदेशी मंच, संघ के मैं स्वदेशी भाजपा की मंच के तारीफ कर जरिए। रहा हूं, मैं भाजपा की तारीफ थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो भारतीय राजनीति की बात कर रहा नहीं, हूं। वो फिर सब एक ही घुल जाएंगे। नहीं, देखिए 91 में जब नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति लागू की, खास तौर पे जो इसका हम था लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ प्रस्ताव, गए। हाँ, ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए, तो उस समय संभवतः लाल कृष्ण आडवाणी जी अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारी आर्थिक नीतियों को लागू किया है। तो पूंजीवादी चरित्र बीजेपी का रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। बीजेपी पूंजीवादी चरित्र की थी। मैं कोई किसी दल की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं, तो हाँ, केवल बिल्कुल उस समय के तथ्य बता रहा हूं। पूंजीवादी चरित्र बीजेपी का रहा, और कहा जाता था ये पूंजीपतियों की पोषक है, और कभी अंत्योदय लेके आए थे 77 में, वो बीजेपी का कॉन्सेप्ट था। उन्होंने इसी चीज को खत्म करने के वो लिए कोई दीनदयाल हमारे ऊपर, उपाध्याय जी कहते थे ना, अंतिम हाँ, पायदान पर खड़े व्यक्ति को। हाँ, अंत्योदय वो इसीलिए लेके आए थे। तो देखिए हमारे यहाँ दरअसल नेताओं का जो विजन था ना, ये 91 तक बड़ा ही दकियानूस था। और चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे जीवन स्तर हो, चाहे शहरों का विकास हो। आप बताइए हमारे देश में 47 से लेकर और 2000 तक तो एक तरीके से देखिए तो शहरी विकास के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाई ही नहीं गई। अनाप शनाप शहर ग्रोथ करते गए, पतली पतली सड़कें बन गई, सीवर बने ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं थी। मतलब इतना बदहाल था। और आप जब 100 सीसी की मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल। होंडा, टीवीएस, होंडा, सुजुकी और यमाहा, तो लोगों को लगा कि यार क्या क्रांति हो गई, इतना बढ़िया मोटरसाइकिल आ गई। नहीं, हम थके हुई टेक्नोलॉजी, 1940 की टेक्नोलॉजी की राजदूत मोटरसाइकिल और इनफील्ड से चलते थे यहाँ, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी लोगों को। कार के मामले में 2 थकी हुई कारें थी जो दुनिया में बंद हो चुकी थी, एक एम्बेसडर, दूसरी फिएट। फिएट कंपनी इटली में बहुत पहले बंद हो गई। उन्होंने अपना टूटा फूटा कल प्लांट बेच दिया था, ले जाओ भैया जिस कंट्री को लगाना हो लगा लो। यहाँ लाके लगा लिया पूंजीपतियों ने, और उससे, और देखिए पूंजीपतियों का विरोध ही कोई नया नहीं है। जैसे आज अडवाणी और अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, पहले टाटा, बिरला, सिंघानिया के लोग नाम लिया करते थे। तो वो एक अलग चीज है।
लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं, जो डीएनए है दोनों का, तो दोनों के डीएनए सेम नहीं है। दोनों के डीएनए में एक मौलिक अंतर है, सोच का अंतर है और अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी अंतर है दोनों के बीच में। चलिए, आपने पिछले 50 साल की विकास यात्रा कैसी रही? सत जरूरी है, सपा और कांग्रेस में बात होगी तो 50 साल देख के तब आगे देखना पड़ेगा। बढ़िया रहा, लेकिन मेरे मूल सवाल वही है, क्या अब ये मतलब कैसे बात बनेगी? कांग्रेस हरियाणा में सीटें देने तो नहीं जा रही किसी भी हाल में, चाहे मध्य प्रदेश याद कर लीजिए सर, मध्य प्रदेश का चुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हुआ था। अखिलेश के साथ क्या व्यवहार कांग्रेस के नेताओं ने किया था, अरे वो तब 3 वो सांसद कोई वाली पार्टी थी, आज 37 सांसद वाली पार्टी है। और नहीं नहीं, अब लेकिन अमेठी दोनों और इंडिया अलायंस के रायबरेली हिस्सा में थे। जाके प्रचार करके जिता दिया है। सर बसपा के साथ भी सपा के इतने अच्छे रिश्ते थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, अब रिजल्ट कुछ भी आया हो, लेकिन राजनीतिक दल रिश्ते अपने जब चाहते हैं मधुर कर लेते हैं, जब चाहते हैं कड़वा कर लेते हैं, तो ये राजनीति का की हुनर है। चलिए बिलाल जी जरा मुस्कुराएं। बिलाल जी, आपको क्या लग रहा है, ये धमकी रह जाएगी या कांग्रेस को क्या समझना पड़ेगा कि अब आप वो बड़े भाई वाली भूमिका में नहीं है, आप वाकई में जो प्रधानमंत्री कह देते हैं कि परजीवी हैं? अरे एक दो स्टेट में आप जहां मध्य प्रदेश या राजस्थान या हरियाणा, यहाँ जहां बीजेपी से डायरेक्ट लड़ते, तो अपने सहयोगियों को साथ लेना सीखिए ना। देखिए पुष्कर भाई, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, पहले उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट रखना यहाँ जरूरी है। और जब तक उस टेक्निकल एस्पेक्ट को इस चर्चा का या इस विषय पर जो आपने आज डिबेट रखी है उसमें नहीं लाया जाएगा, उस विषय की भी क्लैरिटी साफ नहीं आ पाएगी दर्शकों के सामने। ठीक है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो 2024 में गठबंधन हुआ था, वो आधिकारिक रूप से लोकसभा के लिए था। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा और इस बात की स्वीकार्यता अखिलेश यादव जी में भी है और कांग्रेस में भी है।